अशोक सज्जनहार सर, ऐसे में ऑफ रैंपिंग विदाउट इजराइल्स कंसेंट, सर ये कितना पॉसिबल होगा? जी धन्यवाद इन प्रश्नों के लिए दिनेश। दो तीन बातें मैं कहना चाहूँगा। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जो इजराइल और अमेरिका का जो सहयोग है, संधि है, जो उनके बीच में पार्टनरशिप है, बहुत पुरानी है और हिस्टोरिकल है। और ये सब आपने जो गिनाए हैं, एपैक वगैरह वगैरह, सभी एंटी डिफेमेशन लीग सब है वहाँ पर। और अमेरिकन जूइश कमेटी है, सभी हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा वहाँ पर जो डायस्पोरा है, करीब 7 मिलियन से ऊपर, वो वहाँ पर है, इजराइल का है और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है, बहुत ही इफेक्टिव है। परंतु एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, जिस लेवल पर राष्ट्रपति ट्रंप इसको लेकर आए हैं, वो वहां के किसी और राष्ट्रपति नहीं लेकर आए हैं। अगर आप उसको पहली बार भी देखें, तो जब वो वहां पर आए थे, उन्होंने कहा था वेस्ट बैंक इनका वो है, इजराइल का है, आप अपनी जो कैपिटल है उसको आप जरूसलम में ले आइए। वो किसी और राष्ट्रपति ने ऐसा नहीं माना था। तो सबसे ज्यादा जो सपोर्ट इजराइल को दिया गया है, सभी राष्ट्रपति ने दिया है, परंतु राष्ट्रपति ट्रंप ने सबसे ज्यादा दिया है। एब्राहम अकॉर्ड 2020 में उन्होंने ही चलाए थे और उसी को वो आगे लेकर गए हैं। तो उनको इजराइल का वहां पर जो एग्जिस्टेंस है वेस्ट एशिया में, उसको नॉर्मलाइज करने में राष्ट्रपति ट्रंप का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, वहां पर जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से अमेरिका में भी इजराइल के विरुद्ध, जैसे इजराइल ने गाजा में किया है, तो वहां पर थोड़ा सा विरोध शुरू हो गया है। ऐसा नहीं है जो जैसा पहले सभी आंख मूंद कर इजराइल का सपोर्ट करते थे, वो अभी भी कर रहे हैं। वो उनका सपोर्ट थोड़ा कम हुआ है वहां पर इजराइल का। तो ये भी हमको नोट करना पड़ेगा। तीसरी बात, आखिरी बात मैं ये कहूंगा, जो आप देख रहे हैं, कह रहे हैं जो केवल इजराइल के कहने पर वो वहां पर ईरान के विरुद्ध खड़े हुए। नहीं, इजराइल का होना, इजराइल का उनको बताना जो भाई यहाँ पर वो एकदम क्रम्बल कर जाएंगे और हम उधर से जो जनता है जो जनवरी में आई थी सड़कों पर, वो फिर से आ जाएगी। देखिए, उनके पास अनुभव था वेनेजुएला का। वेनेजुएला से हमने निकोलस मदुरो को हटाया, वहां पर सारी सरकार हमारे कब्जे में आ गई। उनको यही बताया गया जो यहाँ पर भी आप ऐसे ही करेंगे। टॉप लीडरशिप को, उनकी जो मिलिट्री लीडरशिप है, उनकी जो रिलीजियस पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसको आप खत्म करेंगे तो आपकी सारी सरकार आपके हाथ में आएगी। और सारी ये जो जनता है जो कि इतनी क्रोधित है क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हैं, वो आ जाएंगी। वो जो उनका पासा था एकदम गलत पड़ गया है। परंतु वो केवल इजराइल के लिए नहीं आए थे, वो ईरान के तेल के लिए आए थे। उन्होंने सोचा था मैं अभी जाने वाला हूं चीन, मेरे कब्जे में तो आ गया है वेनेजुएला का तेल, अब मेरे कब्जे में आ जाएगा ईरान का तेल, तो मैं डिक्टेट कर पाऊंगा टर्म्स चाइना को, क्योंकि चाइना इज डिपेंडेंट। पहले 90% वेनेजुएला का तेल चीन को जाता था, 90% ईरान का तेल चीन को जाता है, तो मैं उसको कंट्रोल कर पाऊंगा। परंतु उसमें वो असफल रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कि केवल ऐसा नहीं है कि इजराइल के साथ, इजराइल के कहने पर अमेरिका खड़ा हुआ है, अमेरिका के अपने स्वार्थ भी थे। ये बात और है कि करने कुछ और गए थे, हुआ कुछ और अब निकलने का रास्ता देखा जा रहा है। ये कहना है अशोक सज्जनहार साहब का। अब जरा देखिए, ईरान के चारों तरफ अमेरिकी वायुसेना की घेराबंदी, बातचीत आगे तो फिर ये इशारे। यहां देखिए घेराबंदी, खाड़ी और सऊदी के आसमान में उड़े फाइटर जेट्स, हवा में ईंधन भरने वाले 5 अमेरिकी टैंकर विमान तैनात। E-3 सर्वेलेंस विमान से ईरान के चप्पे चप्पे पर निगाह रखी जा रही है। फारस की खाड़ी में अमेरिका का सर्वेलेंस ऑपरेशन ये भी चल रहा है। जनरल सिन्हा, ये जो साइमल्टेनियसली चलने वाली चीजें हैं, इनमें क्या ऐसा है जो बड़ा रिमार्केबल लग रहा है और जो आपको ये भी कहीं बताता हो कि ये डिरेल हो सकता है, ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कहीं? देखिए दिनेश जी, एक बहुत बड़ी खबर आई थी कि इनके जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ नाटो के मीटिंग में थे। मैं जनरल डेन कैन की बात कर रहा हूँ, वो फ्लोरिडा पहुंचे हैं। देखिए, वहाँ पर जो सेंटकॉम है, सेंटकॉम का ये फीलिंग है, ये कूपर साहब का, कि जनरल कूपर का, कि वो मिलिट्री ऑप्शंस करना चाहते हैं। वो उनका ये मानना है, ये भी आया है खबर कि शायद वो जो इनरिच यूरेनियम है, वो कहते हैं पॉसिबल है कि वी कैन टेक इट आउट। तो ये एक बड़ी क्वेश्चन मार्क है। यदि आप इंटरनेशनल मीडिया को देखें, ये बातें उठने लगी है कि इस बीच में तो ये जो संकेतें आ रही हैं, बड़े इसके
बहुत आपको ये रखेगा कि एक जगह ये बात हो रही है कि ज़मीन पे है। और इसके पहले जो देखिए, जो आपके अपाची ये गए थे, एक फॉर्मेशंस में गए थे। अपाची इज़ अ ग्राउंड अटैक हैप्टर है वो आपको एक उसके अंदर आर्मर होती है। और ये कहा गया है, शायद रिपोर्टें ये भी आ रही हैं कि उसको ईरान ने जानबूझकर नहीं मारा था, वो एक्सीडेंटल था और उसके बाद उन्होंने रिट्रीब्यूट किया। तो अमेरिका कहीं नहीं छोड़ा है, अभी भी मिलिट्री ऑप्शंस को छोड़ा नहीं है। उसकी तैयारी कैपेबल है वो, मगर क्या वो ग्राउंड ऑपरेशंस कर पाएगा? विल इट टेक, यदि वो कैजुअल्टी लेने के लिए तैयार हो जाए तो अमेरिका कैन डू इट। मगर ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी है बॉडी बैग। वो अब अगर आप उधर तैयारियों का जिक्र कर रहे हैं सर, तो देखिए इधर ईरान एक कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल रहा है। देखिए अगली खबर में बताने वाला हूं आपको। बातचीत नहीं, सिर्फ प्रतिरोध से रुकता है युद्ध, कहा है अब्बास अराक्ची। अब देखिए कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक। अगर मान लीजिए बातचीत समझौता हो भी जाता है तो इसको ईरान की हार के तौर पर ना देखा जाए, यह इंश्योर कर दिया है इस बयान ने। यहां पर कहा गया है प्रतिरोध से रुकता है युद्ध, बातचीत से नहीं। मतलब अगर ये रुकेगा आगे और कोई समझौता होता भी है तो ईरान ने ये एक तरीके से बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है कि हमने प्रतिरोध किया और उस प्रतिरोध की वजह से समझौते पर आना पड़ा अमेरिका को। ऐसा नहीं है कि समझौता हुआ तो ये सब शांति आ गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बड़ा दावा, हमारा न्यूक्लियर नॉलेज भी नष्ट नहीं कर पाया दुश्मन देश। ईरान के पास न्यूक्लियर नॉलेज हमेशा रहेगा सुरक्षित, कहा उन्होंने। ईरान ने परमाणु महासंकल्प ने संकल्प लिया और इसने दुनिया को चौंकाया। आप जरा देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब जरा देखिए, वैसे तो अमेरिका और ईरान में डील होने की संभावना हर बीतते दिन के साथ घटती जा रही है, लेकिन ये डील हुई तो इजराइल के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। ये कैसे, क्यों कहा जा रहा है, जरा देखिए। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान डील से इजराइल को झटका कैसे? एक वजह, ईरान की परमाणु क्षमता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। प्रतिबंध हटने से ईरान ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूत होगा। हिजबुल्लाह, हमास जैसे प्रॉक्सी गुट और मजबूत महसूस कर सकते हैं, उनके हौसले बढ़ सकते हैं, हमलावर हो सकते हैं। पश्चिम एशिया में इजराइल की कूटनीतिक पकड़ कमजोर हो सकती है। इजराइल के सैन्य विकल्प पर अमेरिकी रोक लग सकती है। ईरान पर विफलता राजनीतिक कैरियर के लिए घातक होगी। और मतलब ये बेंजामिन नेतन्याहू के हिसाब से मैं कह रहा हूं। और समझौते से ईरान मजबूत होगा, बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी पर खतरा बड़ा होगा। जब भी इजराइल की बात होती है, एक चेहरा सबसे पहले सामने आता है, जिनका नाम मैं लगातार ले रहा हूं, बेंजामिन नेतन्याहू का। लेकिन क्या इजराइल का मतलब सिर्फ नेतन्याहू हैं? आज की तारीख में क्या ऐसा है? नेतन्याहू प्रधानमंत्री हैं, सरकार के मुखिया हैं और कई नीतियों का चेहरा भी। लेकिन इजराइल की पहचान सिर्फ एक नेता से तय नहीं होती। इजराइल को सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं चलाते, वहां सरकार है, संसद है, सेना है, सुप्रीम कोर्ट, मजबूत सुरक्षा एजेंसियां। यानी फैसले सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होते। सवाल यह कि अगर कल नेतन्याहू चले जाएं तो क्या होगा? सरकार बदल सकती है, नीतियां बदल सकती हैं, लेकिन इजराइल का अस्तित्व, उसकी सेना और उसकी संस्थाएं वही रहेंगी। फिर फर्क कहां पड़ता है? फर्क पड़ता है दिशा में। युद्ध की रणनीति क्या होगी, अमेरिका से रिश्ते कैसे होंगे, ईरान पर कितना दबाव बनाया जाएगा और गाजा को लेकर क्या नीति होगी। इन मामलों में नेतन्याहू की सोच का बड़ा असर दिखाई देता है। इजराइल की असली ताकत उसकी संस्थाओं को माना जाता है, आईडीएफ, मोसाद, शिन बेट, संसद, न्यायपालिका। लेकिन इसके बावजूद नेतन्याहू अहम है क्योंकि वो लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं। ऐसे हालात में डील हो रही है क्या 24 घंटे के भीतर, जैसा कहा है शहबाज शरीफ ने? और डील हो रही है तो टिकने कितनी वाली है? क्या ये डील होगी तो अमन भी इंश्योर होगा? ये कई सवाल हैं, जवाब आपको मिले होंगे।